मीठे में राजमा चावल। ये कहानी शुरू होती है श्वेता के ससुराल से, जहां आज अपनी पहली रसोई की तैयारी करने के पहले वो चूल्हे की पूजा कर रही थी। तभी उसका फोन बजता है। सारी तैयारी हो गई बेटा? याद है ना, आज तेरी पहली रसोई है। आज तेरे हाथ का बना खाना ही सभी के सामने तेरी इमेज बनाएगा। ध्यान रखना श्वेता, ज़रा भी कुछ 19-20 ना हो, नहीं तो पूरी ज़िंदगी तेरे ससुराल वाले इसी बात पर तुझे ताना देते रहेंगे, भले ही उसके बाद तू कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर ले। कल से तीसरी बार आपने कॉल कर दिया मम्मी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सभी के सभी मेरे हाथ के खाने की दीवानी हो जाएंगी। देख लेना मम्मी। अच्छा तो बनाना बेटा, पर ज़्यादा मत बनाना। पता चला कि ये लोग हर रोज़ मेहमानों को बुला बुला कर बिठाने लगे और तुझे सबका खाना बनाना पड़ गया। समझ गई मम्मी, अच्छा खाना बनाना है पर कम क्वांटिटी में, जिससे सबका दिल भी जीत लूँ और किचन के खाने का प्रेशर भी मुझ पर ना आए। और मैगज़ीन में पढ़ पढ़ कर श्वेता सभी के लिए खाना बनाती है। मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड राजमा चावल, इसे खाकर अगर प्रेम जी के घर वाले मेरे हाथ चूमने पर मजबूर ना हो गए तो मेरा नाम भी श्वेता नहीं। श्वेता बाहर जाकर सभी के लिए खाना परोसती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है। पता नहीं कैसा खाना बनाया है भाभी। आज 2 साल में पहली बार कोई मुझे खाना परोस रहा है। जैसा भी होगा मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, तो घबरा मत। पर जैसे ही सभी एक एक करके राजमा चावल खाना शुरू करते हैं, सभी का मुंह बनता जाता है। ये तूने क्या बनाया है बहू? और भी है क्या? ओहो, आपको और खाना था मम्मी जी? मैंने तो इतना ही बनाया है। वो क्या है ना, मैंने कभी मायके में काम नहीं किया तो मुझे आदत नहीं है। ऊपर से मम्मी कहती है इतना ही तो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। तो बचने की टेंशन ही ना रहे, इसलिए मैंने अपने हिसाब से कम ही बनाया। पर मुझे क्या पता था खाना इतना अच्छा बन जाएगा। वैसे शादी के पहले 2-3 बार मैंने टेस्ट किए थे राजमा चावल बनाकर। ऊपर से आज ना किताब में पढ़कर वक्त लेकर बनाया। प्यार भी तो था इससे मेरा। पर सच कहूँ तो मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही थी मम्मी जी कि आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। पर देखो मेहनत रंग लाई। बड़े बहू, सुबह का नाश्ता बचा है क्या? हाँ पापा जी, आलू दम की सब्जी तो रखी हुई है। बहू तो पराठे सेक कर दम आलू के साथ वही ला दे। भाभी ज़रा सी सब्जी मुझे भी देना, तो इस चावल के साथ सब्जी खा लूँगा। अब मुझे भी दे देना बहू। सभी दम आलू मंगवा रहे हैं, क्या बात है? खाना अच्छा नहीं बनाया क्या? वो बात नहीं है श्वेता, वो क्या है ना, रिया ने इतना अच्छा खाना बना बना कर हम सभी के टेस्ट का स्टैंडर्ड बहुत हाई कर रखा है कि उसे बीट कर पाना इस राजमा चावल के लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है। इसे ज़रा नहीं कहते भैया, बहुत अंतर है भाभी के खाने में और श्वेता के बने खाने में। और यहाँ श्वेता का सारा प्लान फेल हो जाता है। कहाँ काम से बचना पड़े इसलिए उसने खाना कम बनाया था, पर यहाँ तो उसका बनाया हुआ सारा का सारा खाना वैसा का वैसा ही बच जाता है। बहू, खाना झूठा नहीं हुआ है, तू इसे रसोई में ले जा और मन छोटा मत करना। अपनी जेठानी से सीख लेना धीरे धीरे खाना बनाना है। और इसी तरह अपने बनाए खराब खाने के लिए ताना सुनते सुनते श्वेता के अपने ससुराल में 15 दिन बीत जाते हैं। और एक सुबह सुमन की सहेलियां उससे मिलने आती हैं। अब तू ये नहीं कह सकती वृंदा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। ये क्या है कि तू ये देखने आई है कि मैं तेरी बेटी को ना करने के बाद मैं अपने प्रेम के लिए कैसी लड़की लेकर आई हूँ, है ना? झूठ तो नहीं बोलूँगी सुमन, मैं तो यहाँ तेरी बड़ी बहू के हाथ का खाना खाने आई हूँ। अरे तो इतनी बड़ी होने के बाद भी मेरी बहू के हाथ का खाना खाने आई है। वो कहते ना सुमन, पेट के आगे सब कुछ माफ़ करना पड़ता है। नमस्ते आंटी जी, जैसे आपने जेठानी जी के हाथ का खाना खाया और उससे पसंद किया, तो वैसा ही मौका मुझे भी देकर देखिए। हो सकता है अगली बार आप मेरे हाथ का बना खाना खाने आए। और इन 15 दिन में खाने को लेकर ताने सुनने के बाद अब श्वेता खाने का ट्रायल अपनी सास की सहेली पर करती है और खाना बनाकर बाहर उनके सामने परोसती है, जिसे खाती ही वृंदा कहती है, तुझे अगर मुझे जाने को कहना था तो मुंह पर कह देती सुमन। इस तरह ऐसा खाना बनवा कर परोसने की क्या ज़रूरत थी? जा रही हूँ मैं। मेरी बेटे को मना किया था ना तूने, क्योंकि इसी बहू के हाथ का खाना तेरे नसीब में था। अपने खाने की इतनी बेइज्जती सुनने के बाद श्वेता अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। हद होती है किसी चीज़ की। जिस दिन से आई हूँ सब बस मेरे बनाए खाने की बेइज्जती करते जा रहे हैं और खाना बनाने के बदले घर की बाकी सारी ड्यूटी मुझ पर थोप दी गई है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कम होते क्या?
उससे अच्छा मैं एक बार में खाना ही बना लेती। तभी श्वेता को हॉल से अपने ससुर की आवाज़ सुनाई देती है। अब तो हमारे स्नेहा के पराये होने का वक्त आ गया सुमन जी। आज मेरे पुराने दोस्त विमल से मुलाकात हुई, बात तो लगभग पूरी हो गई है। बस अब वो स्नेहा को देखने आएंगे। बड़ी बहू देख, अब तुझे ही सब कुछ संभालना है। हाँ भाभी, हमारी इकलौती बहन की शादी की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी हमारी रसोई आप ही संभालती है, पर कल ज़रा और ध्यान रखिएगा। हाँ, आप सब निश्चिंत हो जाइए, सब हो जाएगा। और फिर पूरा परिवार लड़के वालों के आने की तैयारियों में लग जाता है और विमल जी का परिवार विनोद के घर पहुंच जाता है। आइए आइए अंकल जी, हम सब आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे तो आना ही था बहू, अपने दोस्त से किया वादा जो निभाना था। वैसे घर तो काफ़ी साफ है तेरा विनोद। किसे रखा है तूने साफ सफाई के लिए? हमारे घर भी काम वाली की ज़रूरत है, भिजवा देना। ये सब कुछ दीदी ने किया है अंकल जी। वो क्या ना, सैटरडे संडे घर की सफाई वही करती है, बाकी दिन तो काम वाली है। पर काम वाली कहाँ किसी के घर को अपना समझती है। ऐसी सफाई तो सिर्फ अपने घर वाले ही कर सकते हैं। वैसे मुझे अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाना, पर मानना पड़ेगा स्नेहा काम बहुत अच्छा करती है। घर देखने आए हम यहाँ कि लड़की को देखने? पापा स्नेहा को बुलाइए ना। विमल लड़की वालों को स्नेहा को बाहर बुलाने के लिए कहता है। रसोई से नाश्ते की ट्रे लेकर स्नेहा बाहर सभी के सामने आती है। ये नाश्ता भी स्नेहा दीदी ने बनाया है। सुबह से उठकर आप लोगों के आने की तैयारी में लग गई थी दीदी। लड़की खाना कैसे बनाती है इससे क्या मतलब है भाभी? मुझे तो लड़की के मन को देखना है। मैं स्नेहा से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये तो हद हो गई, इस लड़की को तो किसी बात से मतलब ही नहीं है। ऐसे में मैं भाभी का नाम कैसे खराब करूँगी। कमरे में जाकर विवेक स्नेहा से बातें करता है और दोनों मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आते हैं। अब हमें लंच कर लेना चाहिए। नहीं विवेक, और वैसे भी लंच में तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल हैं। व्हाट? ओह माय गॉड, राजमा चावल? अगर किसी को मुझसे दोस्ती करनी हो तो मुझे बस राजमा चावल खिला दे, और अगर दुश्मनी करनी हो तो बेस्वाद राजमा चावल। ये सुनते ही श्वेता अपना दिमाग चलाना शुरू कर देती है। सुबह से तो आप ही काम कर रही हैं भाभी, आप बैठिए, मैं जाकर खाना लगाती हूँ। और फौरन रसोई में जाकर श्वेता राजमा में चीनी डाल देती है। अब ये मीठे राजमा खाकर विवेक इस रिश्ते के लिए मना कर देगा, और जिस रिया के खाने की तारीफ कर करके इन सब ने मेरे कान पकाए थे, आज वही खाना इस घर की बेटी की शादी टूटने का कारण बनेगा। श्वेता कुछ देर बाद बाहर टेबल पर खाना लगाती है। माना आप लोगों को अपनी बहू से खाना नहीं बनवाना, पर फिर भी मैं बता दूं, ये राजमा चावल भी हमारी दीदी ने बनाए हैं। भले मैं अपनी बीवी से कोई काम ना करवाऊं, पर हफ्ते में एक दिन राजमा चावल ज़रूर बनवाऊंगा भाभी। और जैसे ही विमल राजमा चावल का पहला निवाला अपने गले के नीचे उतारता है। ये ऐसा राजमा चावल किसने बनाया? सच बताइए, सच बताइए बहन जी। रिया तो कभी खाना खराब नहीं बनाती, क्या कहूँ, दोनों तरफ से फंस जाऊंगी। अब हमारी स्नेहा ने ही बनाया है भाई साहब, कोई गलती हो गई है क्या? दिल करता है जिसने ये राजमा चावल बनाया है उसके हाथ चूम लूं। ये रिश्ता तो मेरी तरफ से पक्का 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 है आंटी जी, मेरा मतलब है मम्मी जी। चखा आपने राजमा चावल? मेरा मतलब अच्छे लगे आपको राजमा? कुछ स्पेशल नहीं लगा? मेरा खुद का रेस्टोरेंट है बेटा, पर अपने रेस्टोरेंट में भी ऐसे राजमा चावल खाने का अवसर मुझे नहीं मिल पाया। एक कसर मेरे जीवन में अच्छे राजमा चावल को खाने की बाकी थी, हमारी होने वाली बहू ने यह भी पूरी कर दी। और शादी का नेक करने के बाद लड़के वाले अपने घर लौट जाते हैं। आज तुम नहीं रहती ना प्रिया, तो ये रिश्ता नहीं हो पाता। देखा नहीं कैसे तुम्हारे बने राजमा चावल को खाकर लड़के वालों ने फट से हाँ कर दी। खाने में तो खाना, हमारी बहू का खाना। और श्वेता सर पीट लेती है। मोहन की बीवी शांति बड़ी ही तेज तर्रार और चालाक थी। वो किसी भी सूरत में अपने सास ससुर को देखना नहीं चाहती थी। बेटा, इस साल तो दिवाली हम सब साथ मनाएंगे ना? पिछले 2 साल से तुझे नहीं देखा, बहुत मन कर रहा है बेटा तुझे देखने का। अब हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं शांति से बात करके बता देता हूँ। बेटा बीवी से बात करता है। शांति, मैं आज दिवाली के लिए घर जाने की टिकट करवा लेता हूँ। वो क्या है ना,
माँ कह रही थी कि इस बार दिवाली में हम लोगों को घर जाना है। 2 साल हो गया है ना। हाँ, क्या हुआ 2 साल हो गए तो? हाँ, अरे शादी के भी 2 साल ही हुए हैं। और माना ये किराए का मकान है, लेकिन पैसा तो इसी घर में रहकर कमा रहे हो ना। तो पूजा नहीं करोगे यहाँ? वहां चले जाओगे जहाँ से ना कुछ लेना है ना देना, ऊपर से आने जाने का खर्चा अलग से। हाँ, बोल तो सही रही हो, खर्चा तो बहुत ही है। खैर छोड़ो, मैं मना कर देता हूँ। थोड़े दिन बाद पिता का फोन बेटे के पास आता है। बेटा, इस बार स्कूल से जो पैसा मिला था सैलरी, वो माँ की दवाई में खर्चा हो गया। माँ की आँख का ऑपरेशन हुआ है तो कुछ पैसे और भेज देता। ठीक है पापा, मैं कल भेजता हूँ। शांति, पापा को पैसे भेजने हैं, किस वाले बैंक से भेजूं? वो क्या है ना, माँ के ऑपरेशन में पापा की सारी सैलरी लग गई है तो थोड़े पैसे मांग रहा है। वाह जी वाह, तुम भी ना सही हो, पैसे मांगे और तुम डाल भी रहे हो। अरे बोलो कि पैसे नहीं है। वैसे रहने दो, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, कल मैं ही बात कर लेती हूँ। अगले दिन बहू ससुर को फोन करती है। कैसे हैं पिताजी? वैसे होंगे अच्छी। अच्छा, ये बता रहे थे कि आपने कुछ पैसे मांगे हैं। हाँ बहू, वो इस महीने ना ज़रूरत थी। मेरे और मोहन के बीच बात हो गई है। अच्छा, तूने कैसे फ़ोन किया? सास का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ तब तो कोई खोज खबर ली नहीं तूने। बस पिताजी, आपकी यही कमी है कि आप बात कम और ताने ज्यादा देते हैं। और ये क्या आपके बेटे और आपके बीच की बात है? अरे आप तो जानते हैं कि शहर में खर्चा कितनी मुश्किल से निकलता है। कहाँ से लाएंगे ये आपके लिए पैसा? और पता था कि इस महीने ऑपरेशन है तो थोड़ा थोड़ा पहले से नहीं बचाना चाहिए था क्या? देख बहू, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया। बस पिताजी, बस कम बोलिए तो आपके लिए अच्छा होगा। ससुर फोन रख देते हैं। लेकिन शाम को, देखा, तुम्हारे पापा को मैंने फोन किया था बातचीत और हालचाल के लिए, तो मुझे कह रहे थे कि उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने मुझे घर की बहू बनाया। अरे कितनी खरी खुटी सुनाई। वो तो मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। अरे पता नहीं पापा को क्या हो गया है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है सठियाते जा रहे हैं। खैर, कुछ महीने साल बीतते हैं और एक दिन कितना बुरा लगता है पता है, जब लोग कहते हैं अरे ये लोग किराएदार हैं। मोहन, क्यों नहीं हम लोग अपना घर ले लें? अब तुमसे क्या छुपा है शांति, सब तो तुम्हारे सामने ही है। तुम्हारे पिताजी तो रिटायर हो रहे हैं ना, पैसे मिलेंगे उन्हें पीएफ के और रिटायरमेंट के, और गांव वाला घर भी है। अरे उसे बेच देते हैं ना। और माँ पापा वो कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे, क्या यहीं आएंगे, सब साथ रहते हैं। अब कब तक अकेले रहेंगे? बुढ़ापा हमारे साथ में ही काटे ना। बात तो सही है, मैं पापा से बात करता हूँ। मोहन पिता को फोन करता है। किसी भी हालत में मैं ये मकान नहीं बेचूंगा और ना ही एक भी पैसा दूंगा, और तुम्हारे पास आकर रहने का तो सवाल ही नहीं। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मोहन शांति को सारी बात बताता है। और क्या कह रहे थे वो? वही कि मकान तो उनके मरने के बाद ही बिकेगा और वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। और वो तो अभी मरने से रहे। खैर चलो, मैं ही बात करती हूँ। मैं तो कहती हूँ मुन्ने का जन्मदिन है, अगले महीने वहीं चलते हैं, वहीं मनाते हैं बच्चे का बर्थडे दादा दादी के पास। मोहन, शांति और उनका बेटा मुन्ना तीनों गांव जाते हैं। सासू माँ, ससुर जी, आपके पोते का जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। देखिए, हम लोगों ने जो भूल की है, इसकी सजा इस मासूम को ना दे। हाँ दादा दादी, मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। चलिए ना मेरे साथ वहाँ। सबके दादा दादी साथ में रहते हैं और पार्क में भी आते हैं। आप भी चलिए ना प्लीज। सास ससुर का मन पसीज जाता है और वो लोग बच्चों के साथ शहर चले जाते हैं। शहर जाकर, हम थोड़े दिनों में वापस चले जाएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? इसका मतलब आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। हाँ देखिए ना, यहाँ कितना अच्छा लगता है।
बहू गर्मा गर्म खाना देती है, मुन्ना सारा दिन मेरे साथ खेलता है और शाम को सोसाइटी में वॉक। थोड़े दिन रुक जाते हैं ना। शाम को बेटा कहता है। चलो जल्दी सब तैयार हो जाओ, हम लोग मंदिर चलते हैं। सभी तैयार होकर जैसे ही कार के पास आते हैं, पिताजी आपकी आगे की सीट है, आप आगे बैठिए। रुकिए मैं दरवाजा खोल देती हूँ। पिताजी को अब शांति पर विश्वास होने लगता है। एक रोज अब घर घर लगता है। माँ पापा, लग ही नहीं रहा कि मैं कभी बाहर गया भी था। माँ पिता घर की रौनक है। हाँ, लेकिन घर अपना होता तो। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों ने हमें खुश कर दिया। मैंने फैसला कर दिया है कि मैं सारा पैसा और गांव का घर बेचकर यहाँ घर ले लूंगा। बस शांति को तो मन मांगी मुराद मिल गई। ससुर से सारा पैसा लेकर वो लोग घर बना लेते हैं। और फिर एक दिन, बहू आज खाना नहीं बना क्या? भूख लग रही है। शांति कुछ नहीं कहती। अरे शांति, सुन रही हो? भूख लगी है। शांति सास पर जोर से चिल्ला देती है। भूख लगी है तो खा लो बनाकर। अब क्या नौकरानी पाली है जो किसी भी वक्त बनाकर खिलाए? अपनी भी जिंदगी होती है। सास को शांति की बात पर झटका लगता है। अब शांति और मोहन कहीं घूमने भी जाते तो माँ बाप को लेकर नहीं जाते। बेटा काफी दिन हो गए घर पर रह रहकर ऊब हो रही है। अरे तो क्या कर सकते हैं, बाहर कितनी गर्मी है, घर पर ही रहने में भलाई है पिताजी। एक दिन शांति ससुर जी के कमरे का एसी बंद कर देती है। फ्री की बिजली नहीं है जो सारा दिन एसी चलता रहे। अरे लेकिन बहू गर्मी कितनी है, तुम्हारे कमरे का एसी भी तो चल रहा है। वाह जी वाह, बस इसी में रह जाना। मेरे कमरे में छोटा बच्चा है। अरे तो उसे हमारे कमरे में भेज दो ना। नहीं, मैं आप लोगों के पास नहीं आऊँगा, मैं मम्मी के पास रहूँगा। आप लोग गंदे हैं। अब ससुर को याद आता है कि कैसे कैसे करके बेटे और बहू ने उन लोगों से पैसे लेने के लिए अच्छा व्यवहार करने का नाटक किया था। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब बहू चिड़िया चुग गई खेत। अब एहसास होता है कि हर किसी को अपने बुढ़ापे का सोच कर रखना चाहिए।